तो 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सच कहूं तो इसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है, मतलब लिटरली एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक। 5 प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे चौंकाने वाले और अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं जिन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स के पूरे लैंडस्केप को पलट कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं चुनावी नतीजों की गहराई में जाने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों के बड़े बदलावों से लेकर बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, केरला में यूडीएफ का क्लीन स्वीप, तमिलनाडु के नए किंग मेकर्स, असम के डिसाइसिव नतीजे और आखिर में बात करेंगे कि इन सब का रीजनल पॉलिटिक्स के फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं 2026 के इन चुनावों से जो असल में भारतीय राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट साबित हुए हैं। ये कोई आम चुनावी साल नहीं था दोस्तों। 2-2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों का अपनी ही सीट से हार जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने सबको हैरान कर दिया है। चलिए अब सीधे इस साल के सबसे बड़े और सबसे शॉकिंग नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और टीएमसी के किले का ढह जाना। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2021 में जो तस्वीर थी, 2026 आते आते वो पूरी तरह से पलट गई है। 2021 में जहां टीएमसी 216 सीटों के साथ मजबूत थी और बीजेपी 77 पर थी, वहीं अब टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई है और बीजेपी 206 सीटों के साथ सत्ता में आ गई है। उम्मीदों और असलियत के बीच का ये गैप सच में बहुत बहुत बड़ा है। और ये नंबर 206, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। सोचिए, कुछ ही साल पहले जिस पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, वो 2021 में 77 तक पहुंची और अब 2026 में सीधे 206 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ हावी हो गई है। ये कोई मामूली छलांग नहीं है। अब बात करते हैं उन वीवीआईपी चेहरों की जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे बड़ा उलटफेर तो भवानीपुर में हुआ, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यकीन करना मुश्किल है ना? वहीं टॉलीगंज से टीएमसी के दिग्गज अरूप विश्वास को मेसी विवाद के चलते एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी की इस आंधी में उनके अपने बड़े नेता दिलीप घोष भी खड़गपुर सदर से चुनाव हार गए। जाहिर है इस ऐतिहासिक जीत पर जश्न और बयानबाजी तो होनी ही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गंगोत्री से गंगा सागर तक भरोसे और सुशासन की जीत बताया है। उन्होंने इस प्रचंड जीत का सीधा क्रेडिट पार्टी के शानदार बूथ मैनेजमेंट और युवाओं को ध्यान में रखकर चलाए गए कैंपेन को दिया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल अलग रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल और असम के नतीजों पर सीधा और कड़ा प्रहार करते हुए कहा, चुनाव चोरी, संस्थाएं चोरी। तो एक तरफ जीत का जश्न है और दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल। खैर, अब थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। केरल, जहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेडिशनल राइवलरी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार यूडीएफ ने जिस तरह से स्वीप किया है, उसने वामपंथियों के आखिरी बड़े किले को भी पूरी तरह से ढा दिया है। इस नंबर 4 की अहमियत को समझिए। तिरुवनंतपुरम, जिसे शशि थरूर का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां की 7 प्रमुख सीटों में से सीधे 4 सीटों पर यूडीएफ ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता विरोधी लहर ग्राउंड पर कितनी ज्यादा हावी थी। अब मजे की बात यह है कि एलडीएफ को सत्ता से बाहर करने के तुरंत बाद ही कांग्रेस के अंदर एक नई और तीखी जंग शुरू हो गई है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। सतीसन, वेणुगोपाल और चिन्नीथला जैसे 3 बड़े और दिग्गज नेता आमने सामने हैं। यानी जीत के बाद का ये जो अंदरूनी पावर स्ट्रगल है, वो अब केरल की राजनीति का नया सेंटर पॉइंट बन गया है। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ, जहां नए किंग मेकर्स उभरकर सामने आए हैं। राज्य में एक गहरी सत्ता विरोधी लहर थी, जिसने थलपति विजय की पार्टी टीवीके के लिए एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक पॉलिटिकल डेब्यू का रास्ता साफ कर दिया। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली चीज है, वो ये कि टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने सीधे मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को ही हरा दिया है। मतलब अगर हम दक्षिण भारत के चुनावों की बात करें तो ये यकीनन अब तक का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड उलटफेर है। इन नतीजों ने तमिलनाडु के पूरे पॉलिटिकल इक्वेशन को उलझा कर रख दिया है। डीएमके के खिलाफ भारी गुस्सा और टीवीके का पारंपरिक वोट बैंक्स में सेंध लगाना, इन सब ने मिलकर एक त्रिशंकु विधानसभा
यानी हंग असेंबली के हालात पैदा कर दिए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि थलपति विजय के पिता ने कांग्रेस को गठबंधन का जो खुला न्योता दिया है, उसने कांग्रेस और छोटी पार्टियों को अचानक से इस राज्य का असली किंग मेकर बना दिया है। अब रुख करते हैं असम के निर्णायक नतीजों का, जहां बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर में अपना किला मजबूती से बचाए रखा है और विपक्ष के बड़े चेहरों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। जरा इन नामों पर नजर डालिए। असम में कांग्रेस को सच में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। गौरव गोगोई, देवव्रत सैकिया और एक तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे समेत पार्टी के इन 3 बड़े चेहरों को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की लेगेसी के लिए ये एक बहुत गहरा आघात है। और इस प्रचंड जीत के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान आया, वो भी काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर तंज कसते हुए बड़े ठेठ अंदाज में कहा, जनता ने पेड़ा बना दिया। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता पक्ष इस जीत को लेकर कितना आश्वस्त और हावी महसूस कर रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि इन सब के आखिर मायने क्या हैं। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इन क्षेत्रीय चुनावी नतीजों का राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर 2029 के आम चुनावों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम पूरी नेशनल पिक्चर को देखें तो एक बड़ी ही दिलचस्प विडंबना सामने आती है। भले ही कांग्रेस असम और बंगाल में हार गई, लेकिन अगर आप 5 राज्यों का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो दक्षिण में मिली भारी जीत की बदौलत कांग्रेस असल में सबसे बड़ी गेनर बनकर उभरी है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और डीएमके जैसी बड़ी क्षेत्रीय ताकतों का जो ऐतिहासिक पतन हुआ है, उसने एक बार फिर देश में 2 पार्टी सिस्टम यानी 2 दलीय प्रणाली की डिबेट को जिंदा कर दिया है। कहने का मतलब है कि हमारी फेडरलिज्म के डायनामिक्स अब काफी हद तक बदल चुके हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल पर आ खड़े होते हैं। ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे कद्दावर नेता अपनी ही सीटें और सत्ता हार गए, तो क्या हम ये मान लें कि भारत में क्षेत्रीय राजनीति का वो जो सुनहरा दौर था, वो अब सच में खत्म हो रहा है?